Good evening, students. Students, welcome to the SP Smart Schools. Students, as you know, आपका मेगा रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है। मेगा रिवीजन प्रोग्राम के थ्रू आज मैं आपके साथ एक और अदर इंपॉर्टेंट सेट डिस्कस करने वाला हूँ। सब बच्चे इस सेट को बड़ा ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपके साथ ऑनलाइन क्लास में डिस्कस किया था। सबसे पहले बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, जैसे बच्चे ने लॉन्ग आंसर से पेपर शुरू किया है। मैंने आपको पहले ही फॉर्मेट समझाया था पेपर का कि पेपर का फॉर्मेट किस तरह से होता है। तो फॉर्मेट सब बच्चों को पता होगा। सबसे पहले हम 22 क्वेश्चन पे आते हैं। 22 क्वेश्चन में इन्होंने और वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, लॉन्ग आंसर का 8 मार्क्स का। अब क्वेश्चन जो था वो बीआरएस का था, बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का था, तो इनका फॉर्मेट ठीक बना हुआ है। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव लिखना होता है, हमें प्लस माइनस लिखना, पॉजिटिव नेगेटिव लिखना है, ठीक है। हमें बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है पासबुक का, इसका मतलब पासबुक का नेगेटिव बैलेंस दिया है। तो अब हमें पासबुक का बैलेंस गिवन है, अब हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे कैश बुक में एंट्रीज हुई होंगी वैसे हमने करनी है, ठीक है। तो अब जैसे बोला हुआ इन्होंने कि चेक इशू किया है बट प्रेजेंट नहीं किया, बट कैश बुक से इशू हो गया तो माइनस ही करेंगे। चेक डिपॉजिट कर दिया है पर कलेक्ट नहीं हुआ, हमने प्लस कर दिया, कैश बुक पर तो हम प्लस ही करेंगे। चेक रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक बट नॉट सेंड फॉर बैंक फॉर कलेक्शन, हमने अगर कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया हुआ है, चाहे बैंक ने कलेक्ट किया कि नहीं किया, हमने नहीं देखना, हमने प्लस ही करना है। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर डायरेक्टली इनटू द बैंक, कस्टमर ने बैंक में पैसा ट्रांसफर किया तो बैंक में पैसा आया होगा, हमारे पास थोड़ी आया होगा। कैश बुक पे तो नेगेटिव में शो कर रहा होगा, तो इसको माइनस में शो करेंगे। बैंक ने चार्जेस जो है बैंक ने डेबिट किए हैं, बैंक ने किए हैं, हमने थोड़ी किए हैं, क्योंकि कैश बुक में तो नहीं शो हो रहे होंगे ना। हम कैश बुक का बैलेंस निकाल रहे हैं, तो कैश बुक में क्या करेंगे, हम इसको प्लस में शो करेंगे। फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो आपकी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग पे हो गया है, बैंक ने पे किया है, कैश बुक में से नहीं माइनस हुआ होगा, तो कैश बुक में प्लस शो करेगा। एंड लास्ट वन इज बिल फॉर 600 डिसऑनर्ड, एक बिल था 600 का, डिसऑनर हो गया 30 मार्च को, बट हमने तो एंटर कर दिया होगा ना अपनी कैश बुक में, तो हमने प्लस ही शो करना है। तो ये ठीक किया इन्होंने, इस क्वेश्चन के 8 मार्क्स मिलेंगे। बच्चे अब मैं पेपर आपके ऑन स्पॉट चेक कर रहा हूँ आपको क्लेरिफिकेशन के लिए कि पेपर आएगा किस तरह से। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे हमें संजीव सोडी का कोई ओपनिंग बैलेंस दिया है, ओपनिंग कैपिटल 3 लाख रुपीज़ दिए, हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, हमें कुछ एडजस्टमेंट दी हुई हैं, और हमें बोला कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है बच्चे, तो आसान है। डेप्रीसिएशन प्लांट एंड फिक्चर्स, मतलब प्लांट्स एंड फिक्चर्स की जो डेप्रीसिएशन 10% है, तो सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट पता होना चाहिए। डेप्रीसिएशन आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आएगी, बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस हो जाएगी, ठीक है। फिर सैलरी आउटस्टैंडिंग आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरीज में ऐड हो जाएंगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सैलरीज में ऐड हो जाएंगी और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आ जाएंगी। एक्यूड इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा और बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा। बैड डेट दिए हैं, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आएंगे, और उसके बाद बैड डेट के बाद प्रोविजन क्रिएट करना है हमने 5%, तो ये भी आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, और ये दोनों आपके डेटर में से माइनस हो जाएंगे बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले देखते हैं इन्होंने जो एडजस्टमेंट है वो ठीक की हुई है नहीं की हुई है। तो प्लांट फिक्चर की एडजस्टमेंट ठीक की है इन्होंने, और इसको इन्होंने लेस भी किया हुआ बैलेंस शीट में। फिर सैलरी आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट, सैलरी साइड की हैं यहाँ पे, और लाइबिलिटी साइड इन्होंने सैलरीज आउटस्टैंडिंग शो की हुई हैं। फिर एक्यूड इनकम आपकी प्रॉफिट लॉस कोड में क्रेडिट साइड आएगी, ठीक किया हुआ है, और बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाएगी, तो इन्होंने एक्यूड इंटरेस्ट आपका वहाँ पे किया हुआ है। और बैड डेट और जो प्रोविजन है ये आपने इन्होंने डेटर में से माइनस किया, ठीक किया है उन्होंने। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ड्राइंग दी है, ये आपको पता है बैलेंस शीट में आती है, ये आपकी बैलेंस शीट में आती है, ये ट्रेडिंग कोड में आती है, ठीक है, हमें आइटम्स पता है, तो इन्होंने ठीक लिखा हुआ है, इन्होंने ठीक किया हुआ है। यहाँ पे आपको परचेज दी हुई है, दैट इज 11,60,000, तो 11,60,000 रुपीज़ आ गया। कैरेज इनवर्ड दिए, वेजेस दिए हैं, फिर आपको सैलरीज दी हैं, रिटर्न भी दी हुई, यहाँ पे सेल्स रिटर्न दी हुई है, आपको लेस किया, हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 5,60,000 आ गया। अब 5,60,000 यहाँ पे ट्रांसफर किया इन्होंने, एक्यूड इंटरेस्ट यहाँ लिखा है, जो खर्चे प्रॉफिट लॉस के यहाँ पे लिखे हुए इन्होंने, ठीक है। फिर आपकी जो बैलेंस शीट है वो इन्होंने बनाई हुई है, तो बैलेंस शीट में जो आइटम्स आपको बताइए, फर्नीचर प्लांट एंड फिक्चर में से डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगी, सन्डे डेटर्स में से आपका जो ये एडजस्टमेंट है, ये जो एडजस्टमेंट थी, ये वाली एडजस्टमेंट बैड डेट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको फिर से समझा देता हूँ।
कि कल आपको पेपर में प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले हमें फर्दर बैड डेट दी है, तो फर्दर बैड डेट आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आएंगे। फिर आपने डेटर में से फर्दर बैड डेट माइनस करने हैं। जो अमाउंट आएगा, जैसे 2,50,000 रुपीज़ आपके डेटर्स हैं, इसमें से आपने 5,000 लेस किए, फिर आपके आपके पास 2,45,000, इसका 5% आपने क्रिएट करना है, ठीक है, वो हो गया प्रोविजन। तो आप उसको अलग भी शो कर सकते हो, या इन्होंने ऐड करके लिखा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आना तो बाहर ही है डेबिट साइड। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन की। ठीक है, इन्होंने 8 मार्क्स इस क्वेश्चन के मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इन्होंने अटेम्प्ट किया है 21। अब इसमें 21 में बच्चे आपको परचेज बुक दी हुई है, आपको परचेज बुक प्रिपेयर करनी है। अब हमने परचेज बुक में क्या करना होता है, खाली क्रेडिट परचेज की आइटमें लेनी होती हैं, और जो रेलिवेंट चीज़ें होती हैं वही लेनी होती है, मतलब जिसके रिलेटेड वो वर्क कर रहा है उसी के रिलेटेड ही आपने आइटम्स लेनी है। जैसे स्टेशनरी का वर्क कर रहा है तो स्टेशनरी की आइटम आएंगी। 1 फरवरी के आइटम हमने लिखनी है, 2 फरवरी की नहीं लिखनी क्योंकि कैश वाली एंट्री है, 3 फरवरी वाली नहीं लिखनी है क्योंकि यहाँ पे इसने स्टेशनरी ने परचेज किया, प्रिंटर परचेज किया, ये एंट्री भी नहीं आएगी। इसका मतलब 4th वाली ट्रांसैक्शन आएगी और 5th वाली ट्रांसैक्शन आएगी। इसका मतलब तीन ही ट्रांसैक्शन आएंगी, फरवरी 1, फरवरी 4 एंड फरवरी 5। तो इन्होंने फरवरी 1, फरवरी 4, फरवरी 5 की ट्रांसैक्शन लिखी हुई है। तो जो जो अमाउंट दिया हुआ है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिटेल लिखा, टोटल इन्होंने अमाउंट में लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन ठीक ही हुआ है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे इसके। ठीक है बच्चे, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ा सा ईजी भी है। ईजी है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं। आपको मशीनरी दी है 80,000 रुपीज़ की, प्रोविजन बनाया हुआ है यहाँ पे 36,000। इनने बोलो 1 अप्रैल 2015 को इन्होंने एक मशीनरी बेच दी 87,100 रुपीज़ की, जो कि इन्होंने 16,000 की खरीदी थी। कब खरीदी थी? 1 अप्रैल 2011 को। आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और मशीनरी अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से लगानी है। सबसे पहले मेरे पास मशीनरी कितनी दी है? 80,000 रुपीज़, तो मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दी 80,000 रुपीज़। अब बच्चे, आपने जो मशीनरी खरीदी थी 16,000 की, 16,000 की, वो कितने ईयर तक आपके पास रही? सर 2011 से लेकर 2015 तक, मतलब 4 ईयर्स तक। 16,000 इंटू 10%, ये हो गया 1600। एक साल की डेप्रिसिएशन 1600 पड़ेगी। आपको 4 साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है क्योंकि 4 साल रही आपके पास, तो ये आगे बच्चे आपके पास 6400। तो यहाँ पे मैं लिख दिया टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 6400, क्योंकि प्रोविजन हमने बनाया हुआ है। फिर बेची कितनी की? 8700 की। अब 16,000 की आपकी आइटम थी, उस पर 6400 डेप्रिसिएशन पड़ी, उसका जो प्राइस रहेगा बच्चे वो 9600 रह गया। ठीक है, क्लियर हो गया। बेची कितने की? 8700 की। इसके बाद 900 रुपये लॉस हो गया बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, 900 रुपीज़। 80,000 में से 16,000 की आपने आइटम बेच दी, बाकी जो बच गया वो बैलेंस कैरी डाउन कर दिया 64,000 रुपीज़। ठीक है बच्चे, अब हम बच्चे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। आपको पता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लाइबिलिटी की तरह अकाउंट होता है ये, ठीक है, लाइबिलिटी होती है किस्म की। तो सबसे पहले हमें जो बैलेंस शीट में आपको जो क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया 36,000, वो हमने उतार दिया 36,000 रुपीज़। अब हमारी डेप्रिसिएशन कितनी थी टोटल? तो हमारी एंट्री क्या होती है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू मशीनरी अकाउंट, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करना, डेबिट ही करेंगे, नाम मशीनरी का लेंगे 6400 यहाँ ले दी। अब मशीनरी बची कितने की थी? 64,000 की, तो 10% डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 6400, बाकी बैलेंस कैरी डाउन ले दी यहाँ पे। इस तरीके से अपने मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने। तो बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन, इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे इनको। नेक्स्ट बच्चे, ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन नंबर 19th पे अगर हम आए तो ट्रायल बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 19th में। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो इसमें परचेज हमारी डेबिट साइड आती है। ठीक है, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट करना है, प्लस माइनस नहीं आएगा। डेबिट साइड स्टॉक ओपनिंग हमने लिख दिया, परचेज लिखा, डाटा लिखा, सारी आइटम्स लिखी हमने, क्योंकि इसका फॉर्मूला में बताया था CLEAR, क्लियर। C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटी, E फॉर एक्सपेंस, A फॉर एसेट्स और R फॉर रेवेन्यू। अब यहाँ पे हमारा जब बैलेंस मैच नहीं करता तो हम सस्पेंस अकाउंट में लिखते हैं, मगर यहाँ पे हम इसको कैपिटल अकाउंट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ड्राइंग दी होगी हमें तो पक्का कैपिटल भी हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैपिटल भी लिख सकते हैं। अगर आपने सस्पेंस लिख दिया तब भी ठीक है, अगर आपने कैपिटल अकाउंट लिखा है तब भी ठीक है, क्योंकि अगर आपको लग गया कि आपने क्वेश्चन कर दिया है तो सस्पेंस अकाउंट में लिख दिया, तो ड्राइंग अगर गिवन है तो कैपिटल भी आपकी हुई होगी, तभी तो विड्रॉ किया होगा उन्होंने, तो कैपिटल भी लिख सकते हैं, ड्राइंग भी लिख सकते हैं। तो आपका बैलेंस जो है इक्वल आए हुए, अगर मार्क्स
वैसे नहीं कटेंगे, अगर कट गए तो ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 मार्क्स आपका कट सकता है इस चीज़ का, अदरवाइज ये क्वेश्चन भी ठीक होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 19 मैंने बता दिया आपको, माइनर सी इसको हम प्लस माइनस कर सकते हैं, बट सस्पेंस अकाउंट भी ठीक है, ये भी चलेगा इसमें। अब कंफ्यूज नहीं होना है अपने कि सस्पेंस अकाउंट क्यों हुआ, क्योंकि अगर आपको ड्राइंग दी है तो कैपिटल अकाउंट लिखना ज़रूरी है, अगर नहीं लिखा है तो हम सस्पेंस अकाउंट भी इसको गलत नहीं कर सकता, ये भी ठीक है। फिर नेक्स्ट बच्चे हमें बोला गया हुआ है कि आपको बैलेंस शीट बनानी है। क्वेश्चन नंबर 18 में बैलेंस शीट, मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000 रुपीज़, मुझे कैपिटल दी है, मुझे बिल रिसीवेबल दिए हैं, मुझे डेटर्स दिए हैं, मुझे कैश दी हुई है, कैश इन हैंड दी है, बिल पेबल दिए हुए हैं, क्रेडिटर दिए हैं, क्लोजिंग स्टॉक दिए हैं, सब कुछ हमें गिवन है। तो बस हमने एसेट वाली चीज़ एसेट साइड लिखनी है, लाइबिलिटीज़ वाली चीज़ लाइबिलिटी साइड लिखनी है। बस इन्होंने एक गलती की, प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है, यहाँ पे कैपिटल में ऐड होगा, सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा यहाँ पे कुछ, तो आपका बैलेंस इक्वल आ जाता। यहाँ माइनस की गलती है, बाकी बिल रिसीवेबल, डेटर्स, कैश एट बैंक, मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक ठीक लिखा है। यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था कैपिटल, ऐड कर देना चाहिए था प्रॉफिट, ये प्रॉफिट इसका मतलब नेट प्रॉफिट दिया होगा इनको, नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है, यहाँ पे माइनस की गलती थी, बाकी इनका क्वेश्चन ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है बच्चे वो जनरल एंट्रीज हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश टू कैपिटल एंट्री क्लोज करनी होती है। बॉट ऑफिस फर्नीचर, फर्नीचर टू कैश, ये भी ठीक है। कैश सेल, कैश टू सेल्स, ये भी ठीक है। परचेज गुड्स या ब्रॉड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनरिका, तो उधार पे लिया परचेज टू अनरिका, ठीक लिखिए। एंट्रियाँ क्लोज जरूर करनी होती हैं, तो क्लोज नहीं करोगे तो बच्चे मार्क्स कट सकते हैं, तो 0.5 मार्क्स कट सकता है अगर आपने क्लोज नहीं किया हुआ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चे, अकाउंटिंग इक्वेशन है, तो सिंपल है। कमेंस बिजनेस विद कैश, कैश और कैपिटल में आएगा। फिर मोहन कमेंस से बिजनेस परचेज गुड्स फॉर कैश, स्टॉक बढ़ा, कैश कम होगी। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, स्टॉक बढ़ा और आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ गई, ठीक लिखा हुआ है, तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। जब गलती नहीं है तो मार्क्स कहाँ से कटेंगे। 15th क्वेश्चन बच्चे COGS निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, नेट परचेज भी दी हुई है आपको। अगर नेट परचेज नहीं दी होती है तो हमने क्या करना होता है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है। तो लेस आपने कर देना है क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक लिखा है इन्होंने, ठीक आंसर निकला है, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इसके। नेक्स्ट अब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, मुझे कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, रेलिवेंट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए और वेरिएबिलिटी होनी चाहिए। तो हमें पता ही है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो रेलिवेंट भी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी भी होनी चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करना भी आना चाहिए, कंपेयर भी कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकें, और उसकी वेरिएबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है, कि उसको अच्छी तरीके से वेरीफाई किया जा सके। तो आसान थ्योरी थी। फिर 17th क्वेश्चन जो है वो हमें कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में डिफरेंस पूछा गया हुआ है। एक्रूअल बेसिस हमें पता ही है, यहाँ पे कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन लेते हैं, कैश में खाली कैश की ट्रांजेक्शन लेते हैं, ठीक है। एज सुन एज सर्विस इज रेंडर्ड रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन हैपन्स, ठीक लिखा हुआ बच्चे, इसमें कैश ट्रांजैक्शन फॉलो होगा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ये इजी होता है, ठीक है। तो एक्यूरेसी होती है आपकी इसमें ज़्यादा, इसमें कम होती है, क्योंकि यहाँ पे हम मिसलीड करते हैं, हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं लेते। तो ठीक पॉइंट लिखे हुए हैं तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे बच्चे इसके भी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। 2 एग्जांपल्स करंट लाइबिलिटी के, बिल पेबल आउटस्टैंडिंग, रेंट। हमें पता है कि करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती है जो 1 ईयर के अंदर हमें पे करनी होती है। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जब आप गुड्स बल्क में लेते हो तब आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। कोई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स एसेट, इसमें से फिक्स एसेट कौन सा नहीं है, बैलेंस विद बैंक, ये नहीं है। फिर क्वेश्चन पूछा हुआ 4th GST क्या होती है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। डेप्रिसिएशन अराइज बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर एंड फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये दोनों हो सकती हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वेयर एंड टेयर है, मगर सेकंड भी इसने लिखा है वो ठीक है, इन्होंने ठीक लिखा हुआ है, इसके मार्क्स नहीं कटेंगे। नेक्स्ट एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, तो आपको पता ही एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, जब आप कोई एंट्री रॉन्ग लिख लेते हो या अमाउंट 2 बार लिख लेते हो या डेबिट की जगह क्रेडिट वाली साइड पर लिख लेते हो, तो कोई एरर कर देते हो, तो उस तरह का जो एरर होता है, रॉन्ग वैल्यू लिख लेते हो, उस एरर को हम क्या कहते हैं, एरर ऑफ कमीशन। फिर 9 सेल्स बुक में हम क्रेडिट सेल्स लिखते हैं, तो ठीक लिखा हुआ इन्होंने। फिर 2 एग्जांपल्स जो है जिसमें GST एग्जम्प्ट होती है, तो हमें पता ही है सीरियल्स हैं, फर्नल एंड बर्नर जो बरियल सर्विसेज होती हैं, तो वो उन पे हमारी जो है GST नहीं लगती है,
तो बच्चे इस तरीके से इन क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व किए हुए हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो था डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। तो जर्नल आपको पता है ओरिजिनल एंट्री बुक होती है, लेजर जो है वो प्रिंसिपल बुक होती है। जर्नल प्राइमरी स्टेज होती है, ये सेकेंडरी स्टेज होती है। यहाँ पे लेजर फोली यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम जर्नल फोली यूज़ करते हैं। आसान है। फिर क्वेश्चन पूछा है वो लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, नो मॉनेटरी फैक्टर्स है, हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, विंडो ड्रेसिंग होती है। ये हमने पहले भी इसको अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन टू व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, एक्सप्लेन टू मेरिट। स्ट्रेट लाइन मेथड आपको पता ही है कि मेथड इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स रहता है, इजी टू कैलकुलेट, ऑन एसेट्स वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फिर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट वो कंसेप्ट होता है जो मैंने आपको पहले बताया था कि फर्म जो होती है वो एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, मेंबर आएंगे जाएंगे, फर्म को फर्क नहीं पड़ेगा, फर्म कंटिन्यूटी में चलती रहती है, उसी को गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन बच्चे आपका आ गया डेबिट नोट। आपको डेबिट नोट पता ही है कि जब फर्म गुड्स रिटर्न करती है सप्लायर को, तो सप्लायर को फर्म क्या इशू करती है? एक डेबिट नोट इशू करती है कि इसे पैसा ले रहे हैं, डेटर बन गए हमारे, तो डेबिट नोट हो गए। प्रूडेंस कंसेप्ट मैंने बताया था, एंटीसिपेट ऑल लॉसेस बट इग्नोर ऑल गेन्स। मीन टू से जो लॉसेस है उनको एंटीसिपेट करो, वो गेन्स को अपने इग्नोर कर देना। तो ये बच्चे आपका पूरा पेपर था जो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया, क्योंकि आपको कंसेप्ट जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट पता होना चाहिए हर चीज़ के। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर था। थोड़ा सा इसका लेवल जो था, मैंने खुद इसको थोड़ा सा अपग्रेडेड जो लेवल रखा था, मिंटू से थोड़ा सा इसको, इसमें हायर लेवल थिंकिंग क्वेश्चंस भी थे। तो बोर्ड में भी ऐसा पेपर पूछा जा सकता है, तो सभी बच्चों ने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।